स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैंने समरूपता पहला अध्याय जो था, पहला लेसन वो शुरू किया था। तो ये प्रश्न संग्रह 1.1 मैंने वहाँ पे ख़त्म कर दिया था। आज मैं इस वीडियो में समरूपता का ही जो लेसन है वही करूँगा, और उसमें जो प्रमेय है, समानुपात का मूलभूत प्रमेय, समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का प्रमेय, तीन समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा का गुणधर्म, मतलब ये सब जो प्रमेय है ये मैं हल कराने वाला हूँ। तो ये सब हल करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। समरूपता के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया ही था। समरूपता का मतलब क्या होता है? समान रूप होना चाहिए। जैसे ये दो त्रिभुज है, अभी ये दोनों त्रिभुज में देखोगे तो छोटा बड़ा भले दिख रहा है, मतलब इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा छोटी बड़ी भले है, लेकिन दोनों का रूप कैसा है? इसका देखो, इस भुजा का रूप और ये भुजा का रूप समान है। यहाँ पे ये जो भुजा दी हुई है इसका रूप और इस भुजा का रूप दोनों ही समान है। यहाँ पर ये जो कर्ण है इस भुजा का और इस भुजा का, लंबाई मत देखो, रूप देखो, दोनों कैसे समान है। लंबाई कम ज़्यादा रहेगी चलेगा, लेकिन दोनों का जो रूप है वो कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। समझा? समरूपता का यही मीनिंग बताया था पिछले वाले वीडियो में। अब उसके बाद कक्षा 9वीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब कोई भी प्रमेय सिद्ध करते हैं तो सिद्ध करने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है? कसौटी। कौन सी कसौटी? 5 कसौटी होती है। प्रमेय सिद्ध करने के लिए 5 कसौटी होती है। एक होती है भुजा, भुजा और भुजा कसौटी, बराबर। दूसरी होती है भुजा, कोण, भुजा कसौटी। तीसरी होती है कोण, भुजा, भुजा, कोण भुजा, कोण कसौटी। चौथा होता है कर्ण, भुजा, और एक और होता है, और पांचवा होता है कोण, कोण, कोण। या फिर इसी को ये भी लिख सकते हो, कोण और कोण। मतलब कि 3 बार ना मिल करके 2 बार भी मिलेगा तो भी चलेगा। मतलब कि आप जब कोई भी प्रमेय सिद्ध करते हो तो उसमें से अगर आपको ये मिल गया, तीनों भुजाएं सर्वांसम हो गई, तो प्रमेय जो हम सिद्ध करेंगे, अगर इसी आकृति को सिद्ध कर रहे, अगर तीन ये 5 में से कोई एक भी गुणधर्म मिल गया उस आकृति के अंदर, तो वो हमें सिद्ध हो जाएगा कि वो प्रमेय है। अगर नहीं कर पाए तो उसमें ढूंढना पड़ेगा हमें। पहले वाले कसौटी भुजा भुजा होना चाहिए, या भुजा कोण भुजा होना चाहिए, या कोण भुजा कोण होना चाहिए, और कर्ण भुजा होना चाहिए, या तो फिर कोण कोण होना चाहिए। तो अभी पहला वाला प्रमेय है समानुपात मूलभूत प्रमेय। समानुपात का मूलभूत प्रमेय, सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये जो दिया हुआ है ये प्रमेय है। यहाँ पे पहले प्रमेय को समझो क्या दिया हुआ है। यदि किसी त्रिभुज की, यदि किसी त्रिभुज की, यहाँ पे एक त्रिभुज हो गया, उसने बोला था यदि किसी त्रिभुज की, त्रिभुज हो गया, एक भुजा के समांतर, इसकी एक भुजा, अब चाहे आप ये वाली भुजा ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, कोई भी एक भुजा के समांतर, मैंने ये नीचे वाली भुजा जो थी इसके समांतर खींची गई रेखा, इस नीचे वाली भुजा के समांतर मैंने यहाँ पे एक रेखा खींचा, उसकी अन्य दो भुजाओं को, उसकी अन्य दो भुजा, ये पहली भुजा हो गई और ये दूसरी, दोनों अन्य भुजा का मतलब इसको छोड़ करके बाकी की ये दो भुजाएं, भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर, दो भिन्न बिंदु मतलब ये एक भिन्न बिंदु हो गया, भिन्न मतलब अलग बिंदु, एक दूसरा बिंदु हो गया, भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे, तो प्रतिच्छेदित मतलब दोनों को काट करके बाहर जाए, करे तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजा मतलब अब ये जो दोनों भुजा थी ये पहले दोनों अन्य भुजा थी, अन्य भुजाओं को दो समानुपात में विभाजित करती है। समानुपात में मतलब यहाँ पे जो उसका मान रहेगा
वही उतना इतना रहेगा, और इसका जो मान रहेगा वही इसका भी रहेगा। समझ गया? यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही रहेगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही रहेगा। तो सबसे पहले इस प्रश्न से आकृति कैसे बनाते हैं वो ध्यान से देख लो, कि यदि किसी त्रिभुज की, ये त्रिभुज हो गया, कोई त्रिभुज हो गया, एक भुजा के समांतर कोई भी एक भुजा ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, मैंने ये भुजा ले लिया, भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर मतलब ये हो जाएगी, समांतर मतलब समान होना चाहिए। खींची गई रेखा, खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, जब हमने इसको समांतर मान लिया तो ये दोनों कैसी हो गई, अन्य दो भुजा हो गई, यहाँ पर ये दोनों अन्य भुजा हो गई। भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पे प्रतिच्छेदित करती है, एक भिन्न बिंदु हो गया, दूसरा भिन्न बिंदु प्रतिच्छेदित कर रही है, करे तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। अब यहाँ पे दो समानुपात हो गए। अब अगर इसी आकृति को आप ऐसा ना बना करके कुछ इस तरीके से बनाते हो तो भी चलेगा, ऐसा बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर कैसे है, सीधा देखने के लिए हमें ये आकृति को मान करके चल रहे हैं और कुछ नहीं। आप उल्टा भी बना दोगे तो भी चलेगा इस तरीके का। यहाँ आकृति तो सेम ही दिख रहा है ना, त्रिभुज है, फिर यहाँ पे एक रेखा खींच दिया, दो समान भुजाएं हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी सारी चीजें वही है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, लेकिन हमें सीधा सीधा देखने के लिए, ताकि अच्छे से क्लियर हो, इसलिए हमने उसको दिया। तो अब इसको सिद्ध करेंगे कैसे? सिद्ध करने के लिए 5 कसौटी है, 5 में से कोई भी एक कसौटी क्या होनी चाहिए, हमें मिलनी चाहिए। अगर 5 में से कोई एक भी कसौटी हमें मिल गई तो वो प्रमेय कैसा रहेगा, सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो आकृति में दिख रहा है, हमने यहाँ पे आकृति बनाया, ये आकृति हो गई, यहाँ पे समांतर रेखा खींचा, ये दो भिन्न बिंदु हो गए, यहाँ पर इसको नाम दिया ए बी सी, आप नाम कुछ भी दे सकते हो, एल एम एन पी क्यू आर, यहाँ पे ए बी सी डी लिया था इसलिए मैंने ए बी सी डी लिया, यहाँ पे हो गया पी, यहाँ पे हो गया क्यू, और ये हो जाएगा एल। अब देखो, दत्त का मतलब होता है कि जो आकृति में दिया है उसको वैसा का वैसा ही लिख देना। आकृति में एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे देखो वही लिखा है, त्रिभुज ए बी सी। फिर उसके बाद रेखा एल, ये जो रेखा दिख रही है एल है, वो किसके समांतर है, बी सी के। वहाँ यहाँ पे वही भी लिखा है कि रेखा जो एल है, ये रेखा का पूरा नाम दिया हुआ है एल, और ये जो पी और क्यू है ये बिंदु का नाम है। एल जो है रेखा वो बीसी के समांतर है, आकृति में दिख रहा था। फिर उसके बाद और रेखा एल, भुजा ए बी को बिंदु, ये जो भुजा है ए बी वाली भुजा जो है ये बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित कर रही है, और ए सी को क्यू पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो यहाँ पे वही लाइन लिखी हुई है कि जो आकृति में दिया हुआ है वही दत्त होता है, जो नहीं दिया हुआ है वो कभी नहीं लिखना चाहिए, जो दिया बस वही लिखना है। फिर उसके बाद सिद्ध, साध्य का मतलब होता है जो प्रश्न के आखिरी में दिया हो, यहाँ पे देखो अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है, तो वो हमारा साध्य हो जाता है। और उसके पहले का जो रहेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो हमारा दत्त में आ जाता है। जो यहाँ से यहाँ तक आया उसी को हमने आकृति बनाया, आकृति बना करके दत्त में लिख दिया। साध्य का मतलब जो आखिरी में रहेगा वही हमारा साध्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करता है। ये एक भुजा है, यहाँ पे देखो एक भुजा हो, ये भुजा पहली थी और ये दूसरी उसकी अन्य भुजा थी, दोनों को क्या कर रहा था, समानुपात में विभाजित कर रहा था। अनुपात का मतलब मैंने बताया था आपको शुरू में, ए अनुपाते अगर बी लिखते हो तो इसको क्या लिख सकते हो, ए बटे बी, मतलब भाग होना चाहिए, इसी को अनुपात बोलते, बराबर। अभी यहाँ पे ए पी क्या है, एक भुजा हो गई इसकी, दूसरी भुजा क्या हो गई, पी और बी। फिर उसके बाद ए क्यू क्या है, पहली भुजा, और दूसरी भुजा क्या हो गई, क्यू और सी। ये हमारा साध्य हो गया। रचना हमने यहाँ पे क्यों लिया है, रचना का मतलब होता है कि हमें त्रिभुज को सिद्ध करना था, इसलिए यहाँ पे रचना किया, रेखा पी और सी खींचा, रेख क्यू और बी खींचा, बी और क्यू खींचा। अब उसके बाद बी और क्यू खींचा,
फिर उसके बाद उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब होता है कि आप जो हल करने वाले हो, मतलब सिद्ध करने वाले हो, वो उपपत्ति में लिखोगे। कक्षा 9वीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा। उपपत्ति में सबसे पहले कोई भी दो त्रिभुज आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखोगे तो ए पी क्यू, ये जो एक दिख रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा एक त्रिभुज दिख रहा है, बराबर। यहाँ पे एक त्रिभुज मान लिया। दूसरा त्रिभुज क्या लिया हुआ है इसमें कि पी क्यू बी। अब ये वाला नीचे वाला जो त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज हो गया। अब ये दोनों त्रिभुज में देखोगे तो यहाँ पे एरिया त्रिभुज ए पी क्यू, सूत्र यहाँ पे लगाओगे, एरिया त्रिभुज ए पी क्यू, ऊपर वाला जो त्रिभुज है, बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू बी। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है, बटे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, बराबर। यहाँ पे अब उसके बाद 1/2 इधर आ जाएगा। ये वाले त्रिभुज के लिए, ये जो ऊपर दिया हुआ ए पी क्यू के लिए, ये क्या हो जाएगी? पी क्यू ऊंचाई, और ए पी क्या हो जाएगा? उसका आधार। यहाँ पे जब लिखोगे तो आधार क्या है इसका? पी क्यू दिया हुआ है, बराबर, गुणे ए पी क्या दिया हुआ है? इसकी आधार था, और पी क्यू क्या था? ऊंचाई थी। फिर उसके बाद पूरे का बटा। अब इन दोनों में देखो, ये नीचे वाला त्रिभुज, नीचे वाले त्रिभुज में पी क्यू क्या है? ऊंचाई, और आधार है पी बी, तो गुणे पी बी गुणे पी क्यू। अभी देखो, यहाँ पे पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू, दोनों समान था, कैंसिल, 1/2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? ए पी बटे पी बी। यहाँ पे भी देखो वही आंसर आया है। ये आंसर इस तरीके से ही निकाला है, इसीलिए लिखा है आधार के अनुपात में क्षेत्रफल। ये समीकरण 1 हो गया, हमने सिद्ध कर दिया, बराबर। अब उसके बाद दूसरा त्रिभुज लेंगे जो बचा हुआ है। दूसरे त्रिभुज में एक ऊपर का त्रिभुज लेंगे, और एक हमने बाएं साइड का त्रिभुज लिया था, अभी दाहिने साइड का त्रिभुज लेंगे। तो यहाँ पर अगर देखोगे, हमने जो माना था वो त्रिभुज था पहले, एक ऊपर का यहाँ का त्रिभुज था, और एक इस तरीके का था। अभी हम क्या करेंगे? इस तरफ का त्रिभुज मानेंगे, ये दोनों, और ऊपर वाला। यहाँ पे देखो, इसी प्रकार ए पी क्यू और पी क्यू सी में, अब ये दोनों में ये दोनों में अगर देखोगे तो पहले ए पी क्यू देखना है, और बटे पी क्यू सी में देखना है। बटा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि दो त्रिभुज दिया हुआ है ना, दोनों को भाग देना है, अनुपात निकालना है हमें। तो एरिया त्रिभुज ए पी क्यू का बटा एरिया त्रिभुज पी क्यू सी, यहाँ पे सेम वही रहेगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगी? पी क्यू, आधार हो जाएगा ए क्यू, तो ऊंचाई आधार क्या हो जाएगा? ए क्यू, और ऊंचाई हो जाएगी पी क्यू। सूत्र वही रहेगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन लगेगा वही। फिर 1/2 गुणे पी क्यू सी में ऊंचाई क्या हो जाएगी? पी क्यू हो जाएगी, और आधार क्या हो जाएगा इसका? क्यू सी हो जाएगा। पी क्यू बराबर था, और यहाँ पे 1/2 था, बचा क्या? ए क्यू बटे क्यू सी। ये देखो, ये लाइन आ गई। ये क्या हो गया हमारा? समीकरण 2 और समीकरण 1। दो समीकरण मिल गए, मतलब दो भुजाएं सर्वांगसम हो गई। अब उसके बाद त्रिभुज, यहाँ पे देखो, पी क्यू बी, पी क्यू बी, तो पी क्यू बी जब देखोगे, पी
क्यू डी ये वाला त्रिभुज अभी नीचे का त्रिभुज, और पी क्यू सी ये इस साइड का त्रिभुज, ये एक त्रिभुज हो गया और ये दूसरा त्रिभुज, दोनों को ले लिया। में रेखा पी क्यू क्या है, सामान्य है, ये वाली त्रिभुज और ये वाली त्रिभुज के लिए ये जो रेखा है ये कैसी है, सामान्य रेखा है। और रेखा पी क्यू जो है ये वाली रेखा किसके समांतर है, बी सी के, इसके समांतर है, बराबर। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, इसलिए पी क्यू बी तथा पी क्यू सी की ऊंचाई समान है। जब दोनों त्रिभुज में आधार समान है तो रेखाएं समांतर है तो उसकी ऊंचाई भी तो समान ही रहेगी, बराबर। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिया हुआ है, जब दोनों समान है तो इसीलिए पी क्यू बी बराबर पी क्यू सी, क्यू क्योंकि दोनों त्रिभुज समान है इसलिए ये दोनों त्रिभुज बराबर हो गए। अब उसके बाद ये क्या हो गया, समीकरण 3। यहाँ पे क्या दिखाया था हमने, दो भुजा दिखाया था सर्वांश में, यहाँ पे क्या दिखाया था, कोण सर्वांश में। तो हमें क्या मिल गया, समीकरण 1 और 2 3 से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसलिए यहाँ पे त्रिभुज ये सर्वांगसम हो गए, एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू। अभी देखो यहाँ पे समीकरण 1 में देखोगे ए पी क्यू ये वाला लिया है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू का बटा एरिया त्रिभुज पी क्यू बी बराबर यहाँ पे जो समीकरण 1 2 3 लिया हुआ है मैं इसके लिए लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू का बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू सी बराबर एरिया त्रिभुज। अभी देखो ये मिल गया 1 2 3 से, देखो ये लाइन ए पी क्यू बी और ए क्यू पी, ये पी क्यू और पी क्यू सी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिल गई 1 2 3 से, समीकरण 1 2 3 से। अभी देखो इसका मान क्या था हमारा, ए पी बटे पी क्यू, तो इसकी जगह पे क्या रख दिया, ए पी बटे पी बी, और इसका मान क्या था, ए क्यू बटे क्यू सी। यहाँ पे ये जो इसका मान दिया हुआ था इसका मान इसके जगह पे रखा और इसका जो मान था इसके जगह पे रखा, ये हो हमें सिद्ध करना था, यही यहाँ पे मिल गया हमें। यहाँ पे 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 मतलब यहाँ पे जो लिया यहाँ से आया, सिद्ध हो गया। अब उसके बाद हमें यही सिद्ध करना था। अब इसके बाद इसके ऊपर जो सवाल रहेंगे वो सवाल आपको दिए हुए रहेंगे और आकृति इसी तरीके की बनी रहेगी। आकृति में सिर्फ आपको देखना है समानुपात मूलभूत प्रमेय लगाना है या फिर कुछ और प्रमेय, और भी 3 4 प्रमेय है तो वो भी मैं अभी हल करा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आकृति ऐसी रहेगी, अगर प्रश्न में कभी इस तरीके की आकृति दिखेगी तो कभी आपको इस तरीके का भी आकृति दिख सकता है। यहाँ पे कभी इधर का 2 मान दिया हुआ रहेगा इसका नहीं रहेगा, तो कभी इसका दिया हुआ रहेगा इसका नहीं रहेगा, इन दोनों का रहेगा। कभी ऐसा भी आपको आकृति दिया हुआ रहेगा, सवाल जब पूछेगा इधर 2 दिया रहेगा इधर 3, इधर x दिया हुआ रहेगा इधर 4 दिया रहेगा। कभी कभार क्या रहेगा, इस तरीके का भी सवाल पूछ सकता है। तो आकृति में सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है, समानुपात मूलभूत प्रमेय में एक त्रिभुज रहेगा, त्रिभुज में एक समांतर रेखा रहेगी किसी दूसरे वाले के, और 2 यहाँ पे प्रतिच्छेदन बिंदु रहेंगे। तो यहाँ पे जैसे 3 दे दिया, यहाँ पे 5 दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया, यहाँ पे x दे दिया, बोला कि इसका मान निकालो, तो आप वही इसका बटा इसका फिर इसका बटा इसका, इस तरीके से आप सवाल हल करोगे। इसी प्रश्न पे कई सारे सवाल आते हैं है और आगे है दिए भी हुए हैं। अब उसके बाद प्रश्न संग्रह, ये इसका विलोम, विलोम समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम। विलोम का मतलब होता है कि पिछले वाला जो हमने यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था कि त्रिभुज दिया हुआ है, ये दोनों रेखा दी हुई है और इन दोनों का समानुपात हमें दिखाना है। ये दोनों जो भुजाएं है सर्वांश में हमें दिखाना है, लेकिन विलोम का क्या मतलब होता है कि ये दोनों दिया हुआ है और ये दोनों सर्वांशम हमें दिखाना रहेगा, ये उल्टा हो जाता है विलोम में।
विलोम का मतलब ये कि उल्टा। यहाँ पर देखो, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कोई त्रिभुज है, बराबर, ये त्रिभुज हो गया। यदि कोई यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, ये त्रिभुज हो गई, इसकी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, तो वह रेखा उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर रहेगी। तीसरी भुजा के समांतर मतलब ये रेखा इसके समांतर रहेगी, ये हमें दिखाना है। और दिया क्या है, ये दोनों समानुपात है, मतलब ये दोनों, इसकी भुजाएं सर्वांगसम है, और उसमें उल्टा दिया हुआ था। फिर उसके बाद आते त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का प्रमेय। त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का प्रमेय में सबसे पहले इसका प्रमेय देखो, आकृति कैसे बनाएंगे। इसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक, कोई त्रिभुज दिया हुआ है, इसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब समान कोई भी कोण रहेगा जो दो समान भागों में बटेगा। अगर आप यहाँ से मैं एक रेखा खींचूं, तो ये जो कोण रहेगा कैसा हो जाएगा, समान भागों में बटेगा। अगर मैं यही रेखा यहाँ से खींचता, तो भी ये कोण कैसे होते थे, समान भागों में। यहाँ से मैं खींचता, तो भी ये दोनों कोण कैसे हो जाते थे, समान भागों में। समद्विभाजक का मतलब होता है कि समान भागों में बटना। यहाँ पे जो कोण बन रहा था वो दोनों समान भागों में बट गए। फिर उसके बाद बोला है कि ये समझने के लिए मैं बताया हूँ, लेकिन आकृति यहाँ पे अच्छे से बना देता हूँ। यहाँ पे बोला था कोण का समद्विभाजक। कोण का समद्विभाजक यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये तीन में से कहीं पर भी हो सकता है। कोण की सम्मुख भुजा, कोण की सम्मुख भुजा मतलब ये जो कोण है इसकी सम्मुख भुजा को अन्य भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब कि यहाँ से जब आप कोई रेखा खींचोगे इस वाली भुजा पर, ये जो पूरी रेखा भुजा रहेगी, ये पूरी भुजा दो समान भागों में बढ़ जाएगी। मतलब कि एक अगर रेखा खींचा मैंने, बराबर, इसके ऊपर एक लाइन खींचूँ, तो ये जो दो, ये लाइन मैं सीधी खींचूंगा, तो ये जो दो भागों में बटेगा, इसकी और इसकी जो लंबाई रहेगी दोनों समान रहेगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो वही बोला है कि जब आप कोई कोण समद्विभाजक रेखा खींचते हो किसी भुजा पर, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी दोनों कैसी रहेगी, समान रहेगी, अनुपात में विभाजित करती है, समझिए। फिर उसके बाद अभी आकृति में क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, यहाँ पे मैं बना देता हूँ ए बी सी, ऐसे दो त्रिभुज दिए हुए, बराबर। एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में अब यहाँ पे जो कोण है, यहाँ पे देखो ए बी सी, एक त्रिभुज हो गया। त्रिभुज में जो कोण सी दिया हुआ है वो किसका समद्विभाजक है, ए बी का, बराबर। ये यहाँ पे, अच्छा मैं इसको ले लेता हूँ सी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। अब ये कोण क्या हो गया, समद्विभाजक हो गया। तो सी जो है, ये वाला कोण किसका समद्विभाजक, ये वाली भुजा ए बी का है ना, इसीलिए बोला है कि समद्विभाजक रेखा ए बी, रेखा मतलब ये वाली भुजा का समद्विभाजक है। बिंदु ई पर प्रतिच्छेदित करती है, तो जहाँ पे काटेगी उसको बिंदु का नाम दे दिया ई, यहाँ पर ई ले लिया। ये पूरा दिया हुआ था आकृति में, वैसे का वैसे दत्त में आ गया। अब उसके बाद साध्य का मतलब होता है जो लास्ट में दिया हुआ है, अनुपात में विभाजित करता है। तो अभी देखो ये कोण क्या कर रहा है, अनुपात में विभाजित कर रहा है। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर है, और ये वाली भुजा ये वाले दोनों बराबर है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। हमें वही लिखना है, ए ई बटे ई बी बराबर सी ए बटे सी बी। यहाँ पे ए ई बटे ई बी बराबर सी ए बटे सी बी, ये हो जाएगा। ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर, क्यों, क्योंकि कोण से जो रेखा खींची गई है इसके सामने, वो दोनों को क्या कर रही है, समान भागों में बांट रही है। और त्रिभुज जब बनाओगे तो इसकी दोनों भुजाएं कैसी होती है, हमेशा सर्वांगसम होती है। फिर उसके बाद रचना, रचना में क्या दिया हुआ, बिंदु बी से किरण सी ई खींचा, ये वाली किरण सी
ई खींचा, इसके के समांतर खींचिए। ये जो रेखा दी हुई है सी ई, इसके समांतर यहाँ से एक रेखा खींचनी है। समांतर मतलब एकदम सीधी। जो किरण ए सी को बिंदु, ये वाली रेखा ए सी को बिंदु डी पर प्रतिच्छेदित करे, मतलब कहीं जाकर के एक दूसरे को कट करे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हाँ, सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 5 में से कोई एक कसौटी होनी चाहिए। यहाँ पर उत्पत्ति में प्रश्न किरण सी ई, ये देखो किरण सी ई, ये वाली किरण इसके बराबर रहेगी बी डी की, इसके बराबर ही रहेगी, बराबर, क्योंकि हमने इसके समांतर ही रेखा खींचा था ना। और दोनों कैसे समांतर है। और रेखा एडी का क्या है, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा मतलब इसकी तिरछी रेखा है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे एक, ये मैंने बनाया और यहाँ पे एक रेखा खींचा, कोण हो गया ए सी ई बी, और यहाँ हो जाएगा डी। और ये दोनों कोण कैसे, समद्विभाजक। फिर उसके बाद बोला है कि इसलिए कोण ए सी ई, ए सी ई मतलब ये वाला कोण जो है किसके बराबर है, सी डी बी के बराबर है। ये दोनों कोण कैसे क्यों बराबर है, क्योंकि संगत कोण है। आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा कि ये दोनों कोण को हमेशा क्या बोला जाता है, संगत कोण। इसीलिए ये दोनों कोण बराबर है। यहाँ पे ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर है, क्यों, क्योंकि संगत कोण है। फिर उसके बाद अब BC को तिर्यक रेखा मानकर, हम खुद से मान रहे हैं BC क्या है, ये जो BC है ये तिर्यक रेखा है। पहले हमने तिर्यक रेखा किसको दिया था, इसको माना था AD को। अब यहाँ पे हम BC को तिर्यक रेखा मान रहे हैं। तिर्यक रेखा BC मानकर अभी देखो कोण क्या हो जाएगा, CECB, ये वाला कोण किसके बराबर रहेगा, CBD की, ये वाले कोण के बराबर। ये कोण इसके बराबर रहेगा, एकांतर कोण। मतलब कि ये जो कोण होता था, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कैसे होते थे, एकांतर कोण होते थे। यही पढ़ा था कक्षा 9वीं में। ये कोण और ये कोण दोनों कैसे, ये अंदर वाला कोण हो जाएगा और ये इधर का कोण हो जाएगा। ये दोनों कोण कैसे, एकांतर कोण। बराबर कक्षा 9वीं में पढ़ा था। यहाँ पे ECB ये कोण और CBD ये दोनों कोण क्या है, एकांतर कोण। अभी यहाँ पे समीकरण 1, यहाँ समीकरण 2, क्यों, क्योंकि एक कोण मिल गया यहाँ से, ये दूसरा कोण हो गया। हमें सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए, कोण भुजा कसौटी होनी चाहिए, या कोण कोण होना चाहिए, या फिर भुजा कोण कसौटी, 5 में से कोई एक भी कसौटी मिल जाती है तो सिद्ध हो जाता है कि हाँ वो प्रमेय है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे दत्त में क्या दिया हुआ था, दत्त मतलब यहाँ पे देखो ए सी ई ये वाला कोण, और ई सी बी ये दोनों कोण सर्वांग सम है। क्यों, क्योंकि दोनों कोण समद्विभाजक थे ना। जब हमने रेखा खींचा था तो ये दोनों कोण कैसे हो गए थे, ये समान भागों में बट गए थे, इसीलिए दोनों सर्वांग सम है दत्त में। तो ये समीकरण 1 2 3 हो गया, 3 कोण मिल गए हमें। तीनों कोण से ये वाले दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। CBD और CBD ये वाला कोण, और CBB CBB और CBB ये दोनों कोण कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए। सर्वांगसम कोण की सम्मुख भुजाएं, ये दोनों जो त्रिभुज है, ये पूरा त्रिभुज है, एक त्रिभुज, इस त्रिभुज की
आमने सामने की ये दोनों भुजाएं, तो इसीलिए बोला गया सर्वांगसम कोणों की सम्मुख भुजाएं। दोनों कोण सर्वांग। फिर उसके बाद हाँ, यहाँ से सिद्ध हुआ, यहाँ पे समीकरण 1, 2 तथा 3 से ये सिद्ध हो गया था त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। फिर उसके बाद जब त्रिभुज सर्वांगसम है, अगर ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है, तो हम ये बोल सकते हैं कि CBD में जो भुजा CB है, ये वाली भुजा CB भुजा है, वो CD के बराबर है। CD जो भुजा है और CB ये दोनों कैसे सर्वांगसम है, क्योंकि ये जो कोण पहले से दिया हुआ था सर्वांगसम है, इसके लिए इसके सामने वाली भुजा एक हुई, एक कोण के सामने वाली भुजा ये हो गई, इसीलिए लिखा है सर्वांगसम कोणों की सम्मुख भुजाएं। फिर उसके बाद इसीलिए CB बराबर CD हो गया, ये समीकरण 4 हो गया। अब त्रिभुज ABD में ABD ये पूरा त्रिभुज लेना है अभी, बड़ा वाला त्रिभुज। बड़े वाले त्रिभुज में A B और D ये पूरा जो त्रिभुज दिया हुआ है, बड़े वाले त्रिभुज में रेखा जो CE है, ये रेखा इसके समांतर रहेगी। BD के शुरुआत में ही बोला था ना, इसके समांतर एक रेखा खींची रचना में, इसीलिए यहाँ पे रचना भी दिया हुआ है। रचना में हमने यहाँ पे किया था, ये रेखा इसके समांतर खींची जाएगी, यहाँ पे रचना लिखा, इसलिए ए ई बटे EB, क्योंकि ये भुजा इसके समांतर है, इसलिए इन दोनों का अनुपात किया। फिर उसके बाद बराबर AC ये वाली भुजा का बटा CD का भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों को क्या किया, अनुपात कर दिया। अगर मैं यहाँ पे एक बड़ा त्रिभुज बनाऊं और फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे लिखूं, ये कोण की वजह से ये दोनों भुजाएं सर्वांगसम हो गई, और ये पूरे त्रिभुज को अगर मानते हो आप, पकड़ के पूरा त्रिभुज देखते हो, तो यहाँ पे ये दोनों भुजाएं कैसी सर्वांगसम हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे अनुपात में लिया हुआ है। इसीलिए कथन 4 मतलब ये और इससे क्या सिद्ध हो जाता है कि AE बराबर यहाँ पे CD की जगह पे उन्होंने सिर्फ CD की जगह पे CB रखा है, क्योंकि CD का मान यहाँ पे CB मिल गया था, इसीलिए CD की जगह पे CB रख दिया। अब उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना था, यहाँ पे AE बराबर EB बराबर AE बटे EB CA बटे CB, यहाँ पे मिल गया, हमने सिद्ध कर दिया। अब प्रश्न जब आप हल करोगे, इसके ऊपर कई सारे प्रश्न दिए हुए रहेंगे, कई सारे प्रश्न आएंगे, और उसकी आकृति आपको इसी तरीके से रहेगी, खाली घुमाई फिराई रहेगी, कुछ उल्टा सीधा रहेगा, ऊपर नीचे। यहाँ पे अगर जैसे ये आकृति तो सीधा सीधा आपको दिख रहा था, कोण समद्विभाजक का बराबर, कभी कभार यही आकृति ऐसे भी दी हुई रहेगी, ये क्या हो जाएगा, कोण समद्विभाजक। सवाल जब पूछेगा, यहाँ पे इधर मान दिया हुआ रहेगा, इधर दिया हुआ रहेगा, यहाँ दिया हुआ रहेगा, यहाँ का नहीं दिया हुआ रहेगा, कभी कभार यहाँ का दिया हुआ रहेगा, यहाँ का दिया हुआ रहेगा, यहाँ का नहीं दिया रहेगा, यहाँ का दिया रहेगा, तो आपको सिर्फ यही अनुपात कोण समद्विभाजक का ही प्रमेय उपयोग करना है। कभी कभार ये आकृति ऐसे भी घुमाई फिराई रहेगी, ऐसे यहाँ पे कोण समद्विभाजक रहेगा, इसका मान रहेगा, इसका रहेगा, इसका रहेगा, इसका नहीं रहेगा, तो आपको निकालना रहेगा, तो वही करना है, इन दोनों का भाग देना है, बटे में लिखना है, इन दोनों का अलग से बटे में लिखना है, फिर उसके बाद तिर्यक गुणा करना है, इन दोनों का आपस में तिर्यक गुणा करना है, तो वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। कभी कभार ये आकृति ऐसे दी हुई रहेगी, यहाँ पे कोण समद्विभाजक हो जाएगा, मतलब जहाँ पे ऐसे दो बिंदु या फिर ऐसे दो क्रॉस दिखेंगे, उस जगह पे कोण समद्विभाजक होता रहता है। कोण समद्विभाजक का मतलब दोनों कोण समान है। अब उसके बाद तिर्यक रेखा वाला प्रमेय। तिर्यक रेखा प्रमेय में क्या दिया हुआ है, किसी तिर्यक रेखा द्वारा किन्हीं तीन समांतर रेखाओं पर, किसी तिर्यक रेखा द्वारा, ये दो क्या हो गई, तिर्यक रेखा हो गई, तिरछी रेखा,
किन्हीं तीन समांतर रेखाओं पर, कोई तीन समांतर, एक हो गई, दो हो गई, तीन, समांतर का मतलब समान होना चाहिए, रेखाओं पर निर्मित अंतःखंड, निर्मित मतलब निर्माण, अंतःखंड मतलब यहाँ पे अंतर, अंतःखंड का अनुपात किसी तिर्यक रेखा द्वारा उन्हीं तीन समांतर रेखाओं पर निर्मित अंतःखंडों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब कि तिर्यक रेखा पर आपने तीन समांतर रेखाएं खींची तो ये जो भुजा है और ये दोनों भुजा कैसी रहेगी, सर्वांगसम रहेगी, ये दोनों भुजा और ये दोनों भुजा, ये दोनों और ये दोनों सर्वांगसम रहेंगे, ये हमें सिद्ध करना है। अभी यहाँ पे देखो, मैं इसको L1 दे देता हूँ, इसको L2, क्यों, क्योंकि दो तिर्यक रेखा थी ना, इसलिए एक L1 L2 लिया। यहाँ पे इस बिंदु को हमने ए दिया, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी दे दिया, यहाँ पे हो गया पी, यहाँ हो गया क्यू, यहाँ हो जाएगा आर, ये हो जाएगा एल, एम और ये हो जाएगा एन। अब उसके बाद क्या बोला है, पहले दत्त, दत्त का मतलब आकृति में जो दी हुई रहेगी वही लिखेंगे, रेखा एल दी हुई है, एम दी हुई है, एन दी हुई है, ये तीनों रेखाएं कैसी है, एल समांतर है एम के, समांतर है एन के, वही यहाँ पे लिखा हुआ, रेखा एल समांतर एम, रेखा एन के। फिर उसके बाद यहाँ पे एल ना लेकर के टी ले लेता हूँ, टी वन टी टू, टी वन टी टू उनकी तिर्यक रेखा है, ये इसकी क्या थी, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा टी वन, यह इन रेखाओं को क्रमशः, क्रमशः का मतलब बिंदु ए, ये बिंदु बी और बिंदु सी तीनों पे प्रतिच्छेदित कर रही है। ये जो रेखा है ये तीन बिंदुओं पर इसे प्रतिच्छेदित कर रही है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रमशः बिंदु पी क्यू आर पर प्रतिच्छेदित कर, ए बी सी पर प्रतिच्छेदित कर रही है, और टी टू जो है पी क्यू आर, ये तीन रेखाओं पर प्रतिच्छेदित कर रही है। टी वन ए बी सी पे प्रतिच्छेदित कर रही है, टी टू पी क्यू आर पर प्रतिच्छेदित कर रही है। अब उसके बाद सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध में लास्ट में जो दिया हुआ है प्रमेय का उसको देखते हैं। वहां पे प्रमेय के लास्ट में दिया हुआ है कि निर्मित अंतःखंडों के अनुपात के बराबर होती है। अनुपात के बराबर मतलब यहाँ पे ये जो भुजा है, ये दोनों भुजाएं कैसी रहेगी, बराबर रहेगी, इसलिए लिया है ए बी बटे बी सी, पी क्यू बटे क्यू आर। अब उसके बाद यहाँ पे एक रचना किया, और रचना इसलिए किया क्योंकि त्रिभुज लेंगे तभी हम सिद्ध कर पाएंगे कि वो समांतर है। यहाँ पे जब रचना किया, एक रेखा पीसी खींचा, रेखा पीसी खींचो, या रेखा खंड एम, ये रेखा खंड था एम, एम को बिंदु डी पर, डी मतलब यहाँ पे प्रतिच्छेदित करती है। प्रतिच्छेदित करने का मतलब कि कोई रेखा किसी रेखा को कट करके जा रही है, जैसे यहाँ पे एक रेखा बनी हुई है, यहाँ से एक दूसरी रेखा गई, इसको कट करके गई, तो ये बिंदु प्रतिच्छेदन बिंदु हो जाएगा। प्रतिच्छेदन का मतलब ये होता है कि कोई रेखा किसी को कट करके जाए। फिर उसके बाद त्रिभुज ए सी पी में, ए सी पी में, ये वाले त्रिभुज में बी डी, ये जो बी डी दिया हुआ है, ये यहाँ इतना भुजा इसके समांतर रहेगी एपी के बराबर। अभी यहाँ पे मैं अलग से बना देता हूँ, ये त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ पे ये हो जाएगा ए ई, और यहाँ पे हो जाएगा बी बी, और यहाँ हो जाएगा सी। मैंने इसी को यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। ये पूरा आपको त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज। अब उस समकोण त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं कैसी है, सर्वांगसम दिख रही है, बराबर। वहाँ पे वही लिखा है एसीपी में बीडी जो है समांतर है किसके, एपी के। तो अगर समांतर है तो हम इसको ये लिख सकते हैं ए बी बटे बी सी, और ए पी डी बटे डी सी, ए पी बटे बी सी, ये दोनों भुजाएं समांतर थी और ये दोनों भुजा समांतर थी, इसलिए इन दोनों का बटे में लिखा, अनुपात में। समानुपात मूलभूत प्रमेय, जो पहला वाला हमने प्रमेय हल किया। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरी आकृति देखो, ये वाली, ये नीचे की जो आकृति दी हुई है, यहाँ पे सी पी और आर, ये वाली आकृति, इस आकृति को देखोगे तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे घुमा करके बना देता हूँ। यहाँ पे एक रेखा ऐसे दिख रही है, कुछ इसी तरीके से ये हो जाएगा पी सी आर,
ये डी और ये हो जाएगा क्यू। अभी देखो, तो इस त्रिभुज में देखोगे तो ये दोनों समांतर है, इसलिए यहाँ पे लिखा है सी पी आर में डी क्यू समांतर रहेगा सी आर के। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी डी जो दिया हुआ है ये वाली भुजा किसके समांतर रहेगी, डी सी के। और पी क्यू जो भुजा है वो किसके समांतर रहेगी, क्यू आर के। क्योंकि यहाँ पे जो रेखा खींची गई हो वो एकदम त्रिभुज के बीच में खींची गई है, इसीलिए ये दोनों भुजाएं सर्वांगसम है एक दूसरे के। समानुपात का मूलभूत प्रमेय। अभी देखो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को देखोगे तो यहाँ पे ए बी बटे बी सी, यहाँ पे पी डी बटे डी सी 2 बार था, इसीलिए यहाँ पे 1 बार लिखा गया। ए पी समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 ये हो गया, बटे बी सी बराबर पी डी बटे डी सी। फिर से समीकरण 2 में दिया हुआ है पी डी बटे डी सी बराबर पी क्यू बटे क्यू आर। यहाँ पे ये दोनों 2 बार था, इसके लिए यहाँ पे 1 बार लिखा, और इसको एक ही बार लिखा, इसको भी 1 बार लिखा, 1 और 2 से आ गया। तो अभी यहाँ पे देखो ए पी बटे बी सी बराबर पी क्यू बटे क्यू आर। ए पी बटे बी सी बराबर पी क्यू बटे क्यू आर, ये हो गया प्रमेय। अभी इसके ऊपर सवाल भी इसी तरीके का दिया रहेगा कि ऐसी आकृति रहेगी घुमा फिरा करके, वहां पर भी किसी का मान दिया हुआ रहेगा, किसी का नहीं दिया रहेगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कैसे आकृति दी हुई रहेगी प्रश्न जब हल करोगे। ये तीनों जो हमने प्रमेय किया, समानुपात मूलभूत प्रमेय, तिर्यक रेखा वाला, कोण समद्विभाजक, इसके ऊपर 2.1 जब प्रश्न संग्रह हल करोगे तो वहां पे सवाल आपको मिलेंगे जरूर। कभी कभार आपको ऐसे आकृति दी रहेगी, यहाँ पे इसका मान रहेगा, इसका मान रहेगा, इसका रहेगा तो इसका नहीं रहेगा, या फिर इसका ही नहीं रहेगा, इन तीनों का रहेगा। तो कभी कभार इसका दिया हुआ रहेगा, इसका नहीं दिया रहेगा, इन दोनों का दिया रहेगा, ऐसे ही रहेगा। कभी कभार आकृति ऐसे बनी हुई मिलेगी आपको, यहाँ पे इसका मान रहेगा, इसका रहेगा, इसका नहीं रहेगा, इसका रहेगा। और कभी कभार इसका ही नहीं रहेगा, इन दोनों का तीनों का रहेगा। तो कभी कभार इसका भी नहीं रहेगा तो इसका दिया रहेगा, इसका दिया रहेगा, इसका दिया रहेगा। तो आपको इसी तरीके से अनुपात में भाग दे करके निकालना रहेगा। ये इन दोनों को भाग देना है, फिर इन दोनों को बराबर करके इन दोनों को भाग दे करके तिर्यक गुणा करना रहेगा। तिर्यक गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा। ये यहाँ तक तो हो गया प्रमेय। अब अगले वीडियो में मैं इसके ऊपर सवाल हल कराने वाला हूँ।